Assalamu alaikum. My name is Hafizat Amina Kawal and I am here to teach computer science course to second year students of Rawalpindi Board. We have already started chapter number 8. This is the first chapter that we are covering and today is the last session for the chapter number 8. We will just move on to the slides where we left off last time. Here, now we are going to start our session. We have got two terminologies, bug and debugging. Now, what is a bug in computer programming language? A bug, an error in a computer program is known as a bug. अगर कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर जनरेट होता है तो हम उसको बग कहते हैं. The programmer can make different errors while writing programs. प्रोग्रामर्स जो हैं जब प्रोग्राम राइटिंग करते हैं तो वो डिफरेंट एरर्स उसके अंदर जनरेट कर सकते हैं. ऑफ कोर्स वी व्हेन वी टाइप एनी काइंड ऑफ कोड और इवन व्हेन वी टाइप इन एमएस वर्ड तो हम उसमें भी राइटिंग मिस्टेक्स कर देते हैं. तो प्रोग्रामर्स भी इसी तरह ही एरर्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं जब वो प्रोग्राम राइटिंग करते हैं. अ प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ इट कंटेन्स एनी सिंटैक्स एरर्स. अगर प्रोग्राम के अंदर सिंटेक्स एरर्स मौजूद होंगे तो वो कभी भी कंपाइल नहीं होगा, तो इसलिए हमें पहले सिंटेक्स एरर्स सारे के सारे रिमूव करने होते हैं. द कंपाइलर डिटेक्ट्स एरर्स एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर. ये कंपाइलर का काम है कि उसने एरर्स को डिटेक्ट करना है और फिर उसने डिस्प्ले करना है एरर मैसेज. एरर मैसेज जो है वो हमारा बताता है कि हमारे पास कॉज ऑफ एरर क्या है, किस वजह से हमारे पास एरर जनरेट हो रहा है. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास है दैट इज debugging. The errors must be removed from the program before it can be compiled. The process of finding and removing bugs is known as debugging. तो अगर हमने प्रोग्राम को कंपाइल करना है और एग्जीक्यूट करना है तो उससे पहले हमें एरर्स जो हैं वो प्रोग्राम के अंदर से रिमूव करने पड़ेंगे. सारे एरर्स रिमूव करने के बाद फिर हम जो है उसको कंपाइल कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो ये प्रोसेस जो है जिसमें हम एरर्स को फाइंड करते हैं और रिमूव करते हैं विच आर एरर्स विच आर बग्स, तो इस प्रोसेस को हमने डिबगिंग का नाम दिया. डिबगिंग क्या कर रही है, एरर्स को फाइंड कर रही है और एरर्स को रिमूव कर रही है ताकि उसके बाद हम कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन के प्रोसेसेस कंप्लीट कर सकें. अब ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर्स कौन से इन सी प्रोग्राम. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर व्हाइल राइटिंग अ सी प्रोग्राम. इसके अंदर हमारे पास सिंटेक्स एरर्स आते हैं, लॉजिकल एरर्स आते हैं और रन टाइम एरर्स आते हैं. ये थ्री टाइप ऑफ एरर्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये ही तीन टाइप ऑफ एरर्स जो हैं अकर होते हैं. आइदर वो सिंटेक्स एरर्स होंगे, लॉजिकल एरर्स होंगे या फिर रन टाइम एरर्स होंगे. तो अब बारी बारी देखते हैं कि इनके अंदर क्या डिटेल्स मौजूद है. नंबर वन हमारे पास सिंटेक्स एरर्स हैं. अ कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज सिंटेक्स. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने राइट करना है या उसके अंदर प्रोग्राम्स लिखने हैं तो हमें एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में पीछे भी देखे हैं कि हम तीन चीजें मस्ट बीच में डिफाइन करते हैं. वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, मेन फंक्शन होता है और बॉडी ऑफ द प्रोग्राम होती है. और उसके अंदर भी हम और भी सेट ऑफ रूल्स हमने बनाए हुए हैं जो कि हम आगे जाके देखेंगे, उनको भी हम फॉलो करते हैं. तो ये सारे सेट ऑफ रूल्स जो हैं इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज नोन एज अ सिंटैक्स. all program statements are written according to these rules. जितने भी आप प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो अकॉर्डिंग टू दी सेट ऑफ रूल्स ही लिखेंगे. सिंटेक्स एरर इज अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर व्हेन एन इनवैलिड स्टेटमेंट इज रिटन इन अ प्रोग्राम. अगर प्रोग्राम में कोई भी इनवैलिड स्टेटमेंट आ जाएगी तो उसकी वजह से सिंटेक्स एरर जनरेट होगा. अब ये इनवैलिड स्टेटमेंट क्या है?
आइदर आप उसके अंदर कोई कीवर्ड गलत टाइप कर दें, आइदर आप उसके अंदर से सेमीकोलन मिस कर दें, आइदर आप उसके सिंटेक्स रूल्स को फॉलो ना करें, तो वो जो है सिंटेक्स एरर जनरेट करेगा. द कंपाइलर डिटेक्ट सिंटेक्स एरर्स एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर. तो ये जो सिंटेक्स एरर्स डिस्प्ले करने वाला काम है ये कंपाइलर करता है, और उसके बाद जो है हमारे पास एरर मैसेज जनरेट करेगा जो कि बताएगा कि किस टाइप का एरर जो है हमारे पास जनरेट हुआ है. A program containing syntax errors cannot be compiled successfully. There can be many causes of syntax errors. हमारी कंपाइलेशन प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम सिंटेक्स एरर्स को रिमूव ना करें. तो इम्पोर्टेंट कॉजेज क्या है हमारे पास? द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या है? वो हमारे पास सेमी कॉलन होता है. अगर एट द एंड ऑफ द लाइन आपने सेमी कॉलन नहीं डाला तो वो सिंटेक्स एरर जनरेट करेगा. A misspelled keyword is used in the program. हमने पीछे भी एग्जांपल देखी थी. मेन लिखते हैं, इंक्लूड लिखते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं. दीज आर कीवर्ड्स. अगर आप इनके स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो इससे भी सिंटेक्स एरर जनरेट होगा. एनी ऑफ द डिलिमिटर्स इज मिसिंग. डिलिमिटर्स हमारे पास क्या है? वो कर्ली ब्रैकेट्स हैं जो कि शो करती हैं स्टार्ट और एंड ऑफ द लाइन को. तो वो हमारे पास डिलिमिटर्स होती हैं. इसमें एग्जाम्पल इन्होंने लिखा हुआ है टाइपिंग फॉर के आगे डबल आर डाल दिया इंस्टेड ऑफ फॉर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंटेक्स एरर. तो ये हमारे पास एग्जाम्पल होती है कि आपने बीच में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है तो उसकी वजह से सिंटेक्स एरर जनरेट होता है. नेक्स्ट कैटेगरी इज लॉजिकल एरर्स. A type of error that occurs due to poor logic of the programmer is called logical error. अगर प्रोग्रामर जब प्रोग्राम राइट कर रहा है और उसकी लॉजिक के अंदर कोई मिस्टेक कर देता है तो उसकी वजह से लॉजिकल एरर अकर होता है. अभी इसकी एग्जांपल्स भी हम देखते हैं कि लॉजिक के अंदर मिस्टेक किस तरह करके हो रही है. A statement with logical error may produce unexpected and wrong results in the program. लॉजिकल एरर की वजह से हमारा प्रोग्राम कंपाइलेशन रुकेगी नहीं. प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट जनरेट होना है या जो आउटपुट आनी है हमारे पास वो गलत आएगी. तो वो हमारे पास लॉजिकल एरर्स में है. लॉजिकल एरर्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड बिकॉज ट्रांसलेटर कैन नॉट डिटेक्ट दीज एरर्स. हमारे कंपाइलर जो है लॉजिकल एरर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते बिकॉज ही डजंट नो कि हम किस तरह का प्रोग्राम राइट डाउन कर रहे हैं. वो सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स एरर्स को चेक कर सकता है. The logical errors can only be detected by examining the program thoroughly. आपको पूरा प्रोग्राम शुरू से एंड तक दोबारा देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है कि आपने लॉजिकल मिस्टेक कहाँ पे की है ताकि उसको रिमूव करें और उसके बाद आपका रिजल्ट सही तरह जनरेट हो. Examples में हमारे पास some examples of logical errors are as follows: using wrong conditions in program such as writing a less than 5 instead of a greater than 5. ये हमारे पास लॉजिकल एरर में आता है कि आपने डिफाइन करना था कि a is less than 5 लेकिन लिख दिया उसमें a is greater than 5. तो आपने ग्रेटर लेस देन के साइन की जगह ग्रेटर देन का साइन पुट इन कर दिया तो उसकी वजह से आपकी आउटपुट जो है वो गलत जनरेट होगी. तो ये सिंटेक्स एरर नहीं है, इसके सिंटेक्स में कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन इसकी लॉजिक के अंदर मिस्टेक है. Using wrong formula in the program such as writing average is equals to total in steric 5 meaning total multiplied by 5 instead of average is equals to total divided by 5. तो कहीं पे आपने डिवाइड करना था और आप डिवीजन साइन के बजाय मल्टीप्लिकेशन साइन डाल देंगे. कहीं आपने ऐड करना और आप सब्ट्रैक्शन का साइन डाल दें तो ये सारे लॉजिकल एरर्स आते हैं जिसमें आप फॉर्मूला राइटिंग में मिस्टेक कर सकते हैं. प्लस को माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दिया, या इस तरह के मिस्टेक्स करेंगे तो ये सारे लॉजिकल एरर्स में आएंगे. Last category is runtime errors. A type of error that occurs during the execution of program is known as runtime error. जब एक प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, सारे एरर्स रिमूव हो जाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूशन के टाइम पे उसके अंदर कोई एरर जनरेट होता है तो दैट इज द रन टाइम एरर. रन टाइम का नाम इस वजह से है कि हम प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो उसके बाद उसके अंदर एरर जनरेट होते हैं. It occurs when a statement directs the computer to execute an illegal operation such as dividing a number by 0.
हम मैथ के अंदर या कैलकुलेटर में भी आप देख लें, किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर मैथ एरर जनरेट हो जाएगा। अब हमने ऐसा प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं और दोनों वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं। यूजर ने वैल्यू 1 जो इनपुट की वो 5 कर दी, वैल्यू 2 0 कर दी। जो 5 डिवाइडेड बाय 0 किया तो उसकी वजह से उसके अंदर एरर जनरेट होगा, दैट विल बी द रन टाइम एरर। तो ये जो है हमारे पास इलीगल ऑपरेशन आ जाता है कि इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना चाहिए था एग्जीक्यूशन के टाइम पे, और वो हमने परफॉर्म किया और उसकी वजह से एरर जनरेट हो गया। द रन टाइम एरर्स आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो जब एग्जीक्यूशन चल रही होगी, आउटपुट में आप गलत वैल्यूज पुट इन कर देंगे और उसकी वजह से रन टाइम एरर जनरेट होगा, तो तब कंप्यूटर जो है वो एरर शो कर देगा। Runtime errors normally occur during due to wrong input from the user. जब यूजर गलत इनपुट पुट इन कर देता है तो उसकी वजह से रन टाइम एरर्स जनरेट होते हैं। The computer stops executing the program and displays error message if a runtime error occurs. जहां पे भी उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर इलीगल आप ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, लाइक डिवाइडेड बाय 0 कर दिया, तो वहीं पे ही उसका ऑपरेशन स्टॉप हो जाएगा, चाहे आपके नीचे काफी सारे ऑपरेशंस रहते हो अभी, तो वो बाकी ऑपरेशंस को फिर परफॉर्म नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसी ऑपरेशन के ऊपर जहां पे एरर आया वो वहीं पर ही उसको स्टॉप कर देगा। इसकी एग्जांपल में क्या है, द यूजर में आस्क द प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बेसिकली फाइल हैंडलिंग के अंदर हमारे पास आते हैं कि उसके अंदर हमने कोई फाइल ओपन करनी होती है और हमने उसका प्रोग्राम लिखा है। जब रन टाइम पे उसने चेक किया तो उसे पता चला कि हमारी फाइल जो है वो ओपन नहीं हो रही है, क्योंकि वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ये रन टाइम एरर आता है। सिमिलरली द यूजर में एंटर रॉन्ग टाइप ऑफ डाटा। वो अभी हमने एग्जांपल ऊपर देखी है कि हमने डिवाइड करना था और हमने 0 से डिवाइड कर दिया है, तो यूजर ने गलत एंट्री करके तो उसकी वजह से रन टाइम एरर जो है वो जनरेट करवा दिया। क्वेश्चन हमारा पेपर के अंदर बहुत कॉमनली ये चीज पूछी जाती है कि मोस्ट डिफिकल्ट एरर कौन सा है, कौन सा एरर सबसे मुश्किल से डिटेक्ट होता है। क्या वो सिंटेक्स एरर होगा, लॉजिकल एरर होगा, या रन टाइम एरर होगा? तो the most difficult type of error is actually the logical error, और उसके reasons यहाँ पे given है। It cannot be detected by the compiler. Compiler logical errors को detect नहीं करता, तो it does not crash the program, that is why it is difficult to detect. आपका प्रोग्राम भी क्रैश नहीं होगा, रन टाइम एरर तो जहां पे भी आएगा वहीं प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, लेकिन सिंटेक्स एरर में तो वो कंपाइल ही नहीं होने देगा। लेकिन लॉजिकल एरर में कंपाइलेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूशन भी सही हो गई, आउटपुट भी उसने जनरेट कर दी, लेकिन यह है कि आउटपुट सही नहीं आई, गलत आई। द यूजर नीड्स टू रिव्यू द होल प्रोग्राम टू फाइंड आउट लॉजिकल एरर। इस केस में अगर आपका लॉजिकल एरर आपने फाइंड आउट करना है तो आपको पूरा का पूरा जो है वो दोबारा से सारा स्टडी करना पड़ेगा प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम छोटा है तो उसमें तो से तो लॉजिकल एरर बड़े आराम से निकल सकता है, लेकिन अगर आपने 100 200 लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर से लॉजिकल एरर ढूंढना जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर डिटेक्टिंग लॉजिकल एरर। तो इस तरह के बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर से फिर लॉजिकल एरर्स को डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सिंटेक्स एरर तो जब जनरेट होता है वो कंपाइलर खुद ही बता देता है कि किस लाइन के ऊपर सिंटेक्स एरर है, तो आप उस लाइन पे डायरेक्ट जाके उसको करेक्ट कर देते हैं। रन टाइम एरर में आपको पता होता है कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपने वैल्यूज गलत दे दी, उसकी वजह से एरर जनरेट हुआ है, तो वो रन टाइम एरर भी कंप्यूटर आपको खुद ही बता रहा है। लेकिन लॉजिकल एरर कंप्यूटर नहीं बताता, इसलिए इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एरर टू डिटेक्ट। अच्छा, कुछ हमारे डिबगिंग फीचर्स हैं ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस। इट प्रोवाइड्स मेनी यूजफुल डिबगिंग फीचर्स। द डिबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस आर अवेलेबल इन डीबग मेन्यू। वो भी हम आगे देखेंगे कि डीबग मेन्यू में कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं। सम इम्पोर्टेंट डिबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस आर एज फॉलोज। इसके अंदर हमारे पास 4 इम्पोर्टेंट डिबगिंग फीचर्स हैं। नंबर 1 इज सिंगल स्टेपिंग, सेकंड वॉचेस, थर्ड ब्रेक पॉइंट्स, एंड फोर्थ evaluate और मॉडिफाई विंडो। ये हमारे पास 4 जो हैं डिबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम सिंगल स्टेपिंग को देखते हैं। प्रोग्राम में नॉट एग्जीक्यूट इफ इट हैज बीन कंपाइल्ड सक्सेसफुली।
हमारे पास ऐसा होता है कि कभी कभार कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सक्सेस आ जाता है, लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता। तो उस केस में फिर क्या किया जाए? क्या आप रन कर रहे हैं और वो कोई आउटपुट शो ही नहीं करा रहा? The debugger provides the facility to find errors by executing one line of a program at one time. तो इस केस में आप क्या करें, आप उसकी प्रोग्राम की एक एक लाइन को सेपरेटली जो है वो एग्जीक्यूट कराएं, ताकि आपको पता हो कि आपकी एग्जीक्यूशन किस लाइन की वजह से स्टॉप हो रही है। इट enables the programmer to detect the exact place of error. तो जब आप एक एक लाइन को एग्जीक्यूट कराएंगे तो फिर जिस लाइन के ऊपर, जिस लाइन की वजह से एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, तो ये हमारा जो प्रोग्रामर है वो उसको डिटेक्ट कर सकता है एग्जैक्ट प्लेस ऑफ दैट एरर। और इसका प्रोसीजर क्या है? सिंगल स्टेपिंग को एक्टिवेट करने के लिए रन ऑप्शन में जाके ट्रेस को सेलेक्ट करें या फिर प्रेस F7 करें, ट्रेस इनटू की ऑप्शन। ये हमारे पास सिंगल स्टेपिंग प्रोसेस है कि हम सिंगल स्टेप वाइज जो है एक एक लाइन ऑफ कोड को चेक करें, ताकि हमें पता चले कि वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहा है स्टेटमेंट्स को या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो फिर हम देखेंगे कि वो क्यों नहीं कर रहा, और जिस लाइन पे नहीं कर रहा वो वहां पे उसको फौरन एरर को बता देगा। तो ये रन ऑप्शन में जाके हमारे पास ये फोर्थ ऑप्शन है, ट्रेस इनटू। तो ट्रेस इनटू ऑप्शन या फिर F7 को प्रेस करेंगे तो आप सिंगल स्टेपिंग में चले जाएंगे और वो एक एक लाइन को फिर सेपरेटली जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज वॉचेस। द वॉच और वॉच एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू चेक द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स। वॉचेस क्या करता है? ये वेरिएबल की वैल्यूज को चेक करता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अभी हम वेरिएबल्स की स्टडी जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे कि हम वेरिएबल्स किस तरह करके डिफाइन करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। इट इंडिकेट्स हाउ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हम वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या हम वेरिएबल्स की वैल्यूज कैसे चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम? ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल्स की वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं, हम उनको चेक कर सकते हैं यूजिंग वॉचेस ऑप्शन। इट इज नॉर्मली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद सिंगल स्टेपिंग। हम सिंगल स्टेपिंग प्रोसेस के साथ वॉचेस ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज टू यूज वॉच और वॉच एक्सप्रेशन। किस तरह करके हम कर सकते हैं? प्लेस द कर्सर ऑन द वेरिएबल हुज वैल्यू इज टू बी चेक्ड। जिस वेरिएबल की वैल्यू को चेक करना है, कर्सर उस वेरिएबल के ऊपर प्लेस करें। फिर सेलेक्ट डीबग ऑप्शन में जाके वॉचेस पे क्लिक करें। जिसमें सब मेन्यू अपीयर होगा उसमें सेलेक्ट ऐड वॉच फ्रॉम सब मेन्यू करें या फिर कंट्रोल प्लस F7 करें। A dialog box will appear. The selected variable will appear in watch expression field. Click OK or press enter. A new window will appear indicating that the selected symbol is undefined. So इसके अंदर जो है फिर आप वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो एक सब डायलॉग बॉक्स के अंदर ओपन होंगी, जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर किस तरह की वैल्यूज डिफाइन हुई हुई हैं। Select run, trace into or press F7 to execute single stepping. The value of the selected variable will appear in the watch window. हमने साथ में watch window open कर दिए using watches menu। तो उसके थ्रू जो है वो विंडो ओपन हो गई, वो वेरिएबल हमने सेलेक्ट करके उसके अंदर मेंशन किया हुआ है। तो जब आप सिंगल स्टेपिंग परफॉर्म करेंगे तो वो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एक एक स्टेप वाइज चलती जाएगी तो उसके बाद जो है वॉच विंडो के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू हर लाइन के बाद जो जो चेंज अकर हो रहा है वो उसके अंदर शो होती जाएगी। डीबग ऑप्शन के अंदर यहाँ पे ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, दैट इज वॉचेस। तो इस ऑप्शन को जब क्लिक करेंगे तो सब मेन्यू आएगा जिसके अंदर हम वेरिएबल की वैल्यू को पुट इन करते हैं या उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होती है, जिसको बाद में हम सिंगल स्टेपिंग के बाद उसके अंदर चेंजेस को देख सकते हैं। Next option is breakpoints. A breakpoint is used to mark a part of program where program execution will stop. The program executes all the statements up to the breakpoint and then stops.
हम ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं कि हमने प्रोग्राम को पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं करना, बल्कि हमने सिर्फ इतने लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद हम ब्रेक पॉइंट लगा देंगे और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो सिर्फ ब्रेक पॉइंट से पहले पहले तक होगा। जैसे ही ब्रेक पॉइंट आएगा तो वहीं पे उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। The user can check the values of a variable at this point by using watch window by single stepping the remaining part of the program. तो यहाँ तक जो है यूजर वेरिएबल की वैल्यूज भी चेक कर सकता है वॉच विंडो के ऑप्शन के साथ, या और साथ में सिंगल स्टेपिंग भी अप्लाई कर सकता है, तो उसके बाद एक एक ऑप्शन जो है बारी बारी चेक हो सकती है। The following procedure is used to insert a breakpoint in a program. Place the cursor on the line on which the breakpoint is to be inserted. Select debug, toggle breakpoint or press Control plus F8. The breakpoint will be inserted and the line will be highlighted. ये हमारे पास debug option के अंदर that is the highlighted option toggle breakpoint कंट्रोल F8 दैट इज द शॉर्टकट। तो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो जहां पे जिस लाइन पे भी आपने अप्लाई करना है वो लाइन हाईलाइट हो जाएगी, ये बता देगी कि यहाँ पे ब्रेक पॉइंट अकर हो गया। तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो इस लोकेशन तक होगा और इससे पहले पहले तक प्रोग्राम को सारे को एग्जीक्यूट करेगा और उसके रिजल्ट को शो करेगा। इसके बाद evaluate और modify विंडो, इट इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है तो वी विल यूज evaluate और modify विंडो option. It can be useful if the user is single stepping the program and wants to change the value of a certain variable. तो अगर हम सिंगल स्टेपिंग परफॉर्म कर रहे हैं, एक एक लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वहां पे हमें फील हुआ है कि हमने एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है, तो वो हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग evaluate और modify विंडो ऑप्शन। और इसका प्रोसीजर क्या है हमारे पास, सेलेक्ट डीबग में जाके evaluate और modify पे क्लिक करें। A new window will appear with 3 fields. Enter the name of the variable whose value is to be modified in the expression field. Enter the new value of the variable in the new value field. The value of the third field result will also change automatically. ये हमारे पास डीबग के अंदर ही हमारे पास evaluate और modify के ऑप्शन मौजूद है। दैट इज द सेकंड ऑप्शन। तो ये सेकंड ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसकी वजह से हमारे पास एक विंडो अपीयर होगी जिसके अंदर 3 फील्ड्स होंगी। तो आप 3 फील्ड्स के अंदर बारी बारी वैल्यूज लिख सकते हैं। इसके अंदर आप नेम ऑफ द वेरिएबल जो है वो एक्सप्रेशन फील्ड के अंदर लिखते हैं। इसके अलावा न्यू वैल्यू, आपने उस वेरिएबल को नई वैल्यू क्या असाइन करनी है वो न्यू वैल्यू फील्ड में लिखते हैं और रिजल्ट में वो ऑटोमेटिकली जो है उसके रिजल्ट को चेंज करा के शो करा देता है। तो जिस वेरिएबल की भी वैल्यू चेंज करनी है उस वेरिएबल का नाम पहले लिखें, फिर उसकी नई वैल्यू उसके अंदर डालें और फिर उसके रिजल्ट के अंदर चेंजेस देखें कि वो क्या चेंजेस शो कर रहा है। Okay, this is the last topic, that is the difference between the unstructured and structured programming language. Unstructured programming language हमारे पास क्या है? It is an unstructured programming language. The entire logic of the program is implemented in a single module or function. The program written in these languages are error prone, difficult to understand, modify, and debug. ये हमारे पास जनरल पिक्चर है। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये कहता है कि मेन के अंदर सारा का सारा प्रोग्राम जो है मेंशन कर दें, उसको कोई मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड ना करें, उसको कोई फंक्शंस के अंदर डिवाइड ना करें। एक ही मेन फंक्शन है जिसके अंदर सारे के सारे हमने प्रोग्राम को लिख दिया है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि इस पूरे के अंदर से एरर्स फाइंड आउट करने काफी डिफिकल्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने सारा का सारा प्रोग्राम एक ही जगह पे लिख दिया है। इसको मॉडिफाई करना डिफिकल्ट होगा, इसको डीबग करना डिफिकल्ट होगा और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी काफी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं हमारे पास। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कहती है? इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर मॉड्यूल्स ऑफ फंक्शंस। हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपने मेन फंक्शन को स्मॉल फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं।
उनको भी इवन स्मॉलर मॉड्यूल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। और इसके बाद हम each module is a piece of code that implements a different functionality. The main modules calls other modules when they are needed to execute. ये हम फंक्शंस की जो हैंडलिंग है, ये फंक्शन कॉल्स जो है, ये हम चैप्टर नंबर 13 के अंदर प्रॉपरली स्टडी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये बताने के लिए है कि हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर हमने मेन के अंदर हम फंक्शन कॉल्स करते हैं, और जो फंक्शंस हैं वो नीचे हमने अलग से बनाए हुए होते हैं। अब ये पहला वाला फंक्शन F1 है, दूसरा वाला फंक्शन F2 है। अब फंक्शन F1 डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट होगी, उसके अंदर हम डिफरेंट चीजों को डिफाइन करेंगे। F2 के अंदर हम डिफरेंट चीजों को डिफाइन करेंगे। और जब हमने F1 या F2 को यूज करना होगा तो इनकी फंक्शन कॉल्स जो हैं वो हम मेन फंक्शन के अंदर जो है वो यूज करेंगे। फंक्शन कॉल्स होती हैं कि हम फंक्शन का नाम लेके उसको यहाँ पे कॉल कर देते हैं, तो हमारी लाइंस ऑफ कोड के अंदर जहाँ पे भी उस फंक्शन का नाम और साथ में कॉल आएगा तो वो डायरेक्ट जो है हमारा प्रोग्राम उस फंक्शन के ऊपर जंप कर जाता है, वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और फिर वापस जो है इससे नीचे वाली लाइन पे आ जाता है और फिर बाकी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरह हमें सारा प्रोग्राम जो है वो एक साथ जंबल अप करने की जरूरत नहीं होती। कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स को हम अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं और बाद में मेन फंक्शन के अंदर उनको कॉल कर सकते हैं। It is a modular method of writing programs. It is easy and simple technique to write programs. The programs written in these languages are easy to understand, modify and debug. ये easy है, simple है, इनके अंदर modification करना, इनको understand करना, इनको debug करना are quite easy. There is a less possibility of errors in the program. इनके अंदर एरर्स के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं लाइक F1 और F2, तो हम F1 को अलग से एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, F2 को अलग से करके चेक कर सकते हैं कि इसमें तो कोई एरर तो नहीं है। तो इसकी वजह से फिर हम जब छोटे छोटे कंपोनेंट्स को अलग अलग चेक कर लेते हैं तो हमें पता होता है कि इसके अंदर अब कोई एरर नहीं है, और इनको मॉडिफाई जब करते हैं तो ये ऊपर वाले प्रोग्राम को जो है वो छेड़ते नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में तो ये होता है कि आप जो वेरिएबल ऊपर यूज कर रहे हैं, अगर आपने नीचे भी वही वेरिएबल यूज किया हुआ है तो आप जब नीचे चेंजेस करते हैं तो आपको ऊपर भी चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आपको सारा कोड जो है वो एक दफा चेंज करना पड़ता है। लेकिन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्योंकि मॉड्यूल्स में डिफाइंड है, फंक्शंस में डिफाइंड है, तो इसमें फंक्शंस के अंदर जो चेंजेस कर रहे हैं वो बाकी प्रोग्राम को अफेक्ट नहीं करते। तो इसलिए इसमें चेंजेस करना भी आसान है और इसमें एरर डिटेक्शन भी आसान है, और इसको इजीली अंडरस्टैंड भी किया जा सकता है। और मेन फंक्शन में बस हम इन फंक्शंस को कॉल करके बुला लेंगे और वहां पे जहां जहां हमने एग्जीक्यूट करना है वहां वहां हम एग्जीक्यूट कर देंगे। इवन यहाँ तक है कि एक फंक्शन एक से ज्यादा बार भी कॉल हो सकता है, आप इसको बार बार ऊपर कॉल करके एग्जीक्यूट करा सकते हैं, बजाय ये कि इसका पूरा कोड आप बार बार मेन फंक्शन के अंदर राइट डाउन करें। आपने एक ही दफा फंक्शन कोड राइट डाउन कर दिया है, बस ये F1 फंक्शन को आप बार बार कॉल करते रहेंगे तो उसके बाद ये इसी कोड को बार बार ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस वजह से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हमारे पास एक बेटर अप्रोच है देन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन अभी तक जो हम चैप्टर नंबर 10, 11, 12 में प्रोग्राम्स करेंगे वो सारे अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होंगे, क्योंकि हम इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं कर रहे। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हम चैप्टर नंबर 13 में देखेंगे कि उसमें हम फंक्शन कॉल्स किस तरह करते हैं और फंक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं। जब प्रोग्राम्स बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए फंक्शंस जो हैं यूज करने ज्यादा बेटर अप्रोच है देन यूजिंग अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच। ओके, दैट इज इट, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इन केस ऑफ एनी क्यूरीज यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।